हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल जहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने O3 यानी कि ओजोन के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। पहले हम लोग इनकी बात करते हैं और फिर इन चीज़ों को हम लोग रेजोनेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन की है मैंने O3 यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल की, जिसमें आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन की 3 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसकी लेंथ है 121 पिकोमीटर और जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो है 148 पिकोमीटर। इसी तरीके से मैं ये वाले स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या किया है मैंने, जहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था अब वहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, और जहाँ पर डबल बॉन्डेड था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दिया। लेंथ वही रहेगी डबल बॉन्ड की 121 और 148 पिकोमीटर। तो आपने क्या देखा, मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दो अलग अलग तरीक़ों से या दो डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे जब आप एक सिंगल मॉलिक्यूल को दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो या दो से ज़्यादा डायग्राम्स बना सकता हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे। इनके लिए एक और नाम है कैनोनिकल फॉर्म्स। मैं एक बार स्पेलिंग ज़रूर चेक करूँगा, CANONICAL, यस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, यस। तो यानी कि आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है इस तरीके से कि एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दोनों में एनर्जी सेम होगा, बॉन्ड लेंथ आप लोग देख सकते हो सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है, लेकिन उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जस्ट वो इंटरचेंज हो गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब ज़रा आइए इस वाले स्ट्रक्चर पे। जब ओजोन 3 के मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली, ये तो था थ्योरेटिकली जो भी वैल्यूज़ थी, ये अब रियल टाइम जब मेरे पास सच में ओजोन का मॉलिक्यूल है और मैं उसकी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो 128 पिकोमीटर है, और सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों ही बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है। यानी कि ना तो वो 148 थी ना ही 121 पिकोमीटर थी, बल्कि इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू थी, जैसे कि 128 पिकोमीटर। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो रियल टाइम सच्चाई है वो ये है कि रियल टाइम में ना तो ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसे होता ना ही वो ऐसे होता, वो इन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो स्ट्रक्चर है ये वाला। तो रियल टाइम में जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला होता है।
मतलब कि अगर आप एक मॉलिक्यूल को लेट मी से 3 अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो रियल टाइम में उन तीनों को आप क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स बोलेंगे या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। लेकिन इन तीनों में से कोई भी रियल वन है ही नहीं है, लेकिन उन तीनों का कोई हाइब्रिड यानी कि कोई तीनों का मिक्सचर यू कैन से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे और वो रियल टाइम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही वो कंसेप्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हमें बताया गया कि आप किसी मॉलिक्यूल के जब स्ट्रक्चर को बनाते हो तो रियल टाइम लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कोई भी वैलिड नहीं होती, ना ये वाली ना ये वाली, बल्कि रियल टाइम में इनका कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो कि रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे जो बात पता चली है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वो ये है कि लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन या तो मैं यू बनाऊं या यू बनाऊं, लेकिन जब मैंने रियल टाइम देखा तो वो ना तो ये था ना वो ये था, वो तो कोई इन बिटवीन वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला। तो इन दोनों को वी कैन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, और इनका मिला के एक नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम दिया गया, जिसने जो डाटा एक्सपेरिमेंटली मेरे पास आ रहा था उसको वेरीफाई किया। आप देख सकते हो एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को डबल एरो बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल एरो, दोनों तरफ आप एरो देख सकते हो। अब जो बुक में हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। हे ला 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 ला। चलिए देखिए क्या लिखा है हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। लाइंस लग रही है कि पता नहीं क्या कुछ है, बहुत ही ईजी है, सुनिए। Whenever a single Lewis structure, जब भी एक लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, एक मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली यानी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्ली, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें एनर्जी सेम होगी, न्यूक्लियस की पोजीशन सेम होगी, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑफ दी हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो ज़्यादा सही होता है, जो सबसे ज़्यादा सही है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो स्ट्रक्चर्स विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, तो ऐसे को वी कॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कि जब भी एक स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो हम लोग उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेम होती है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी सेम होती है, और उनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्म होते हैं अलग अलग, और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज़्यादा सही, सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी कि O3 के जो हमने ये वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे ऐसे, ये तो थे आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मैंने लोन पेयर नहीं बनाए, ये थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और ये था हाइब्रिड, ये वाला ये था हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये वाला इन दोनों से ज़्यादा एक्यूरेटली ओजोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं आगे। ओके, आगे कुछ रेजोनेंस से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट है
Resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. ओके ये क्या कहना चाहते हैं, कैनोनिकल में हमारा डबल एन आता है ना, इधर डबल एन दिया हुआ है सिंपल. चलिए ओके, कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोगों ने ओजोन के 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे. पहला स्ट्रक्चर को मैंने R1 नाम दे दिया, दूसरे को R2 नाम दे दिया, और फिर हमने ड्रॉ किया था रेजोनेंस हाइब्रिड. तो कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो कम होगी एज कंपेयर टू R1 या फिर R2 के. मतलब कि मान लो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो है 10 जूल, तो R2 की जो एनर्जी है लेट मी से वो 12 जूल है, R1 की सपोज कर लो 13 जूल है. तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स से एनर्जी जो है हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर की कम होगी. अब आपको पता है जितनी एनर्जी कम होती है जो स्टेबिलिटी है उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड देता है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू R1 और R2 जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं. यानी कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर रहे थे रेजोनेंस के थ्रू, उनके कंपैरेटिवली रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी. तो इनकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा है. या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के आप जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो रेजोनेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी इंडिविजुअल एनर्जी, और जो हाइब्रिड का स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड के स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी. एनर्जी जिसकी जितनी कम होती है उतना स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है, ये आपसे कहना चाह रहा है. और ये भी एक रीज़न है कि हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबल मानते हैं. ओके, उसके बाद रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड करैक्टरिस्टिक्स एज अ होल. रेजोनेंस के थ्रू जो भी करैक्टर्स आपको मिलते हैं, मतलब R1 में करैक्टर्स और R2 के करैक्टर्स जो भी हमें मिलेंगे, जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड था उसकी वैल्यू थी 148 पिकोमीटर. 148 ही थी, मैं एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल 148 पिकोमीटर थी. और जब डबल बॉन्ड की लेंथ देखी गई तो वो 121 पिकोमीटर थी. दोनों स्ट्रक्चर्स में यही हो रहा था, सिंगल बॉन्ड चाहे R1 में बना चाहे R2 में बना 148 पिकोमीटर की लेंथ थी, और डबल बॉन्ड में जो लेंथ थी वो 121 पिकोमीटर थी. लेकिन जब हाइब्रिड में देखा गया कि ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या बन रही है 128 पिकोमीटर. तो इसका मतलब है इनका क्या हो गया, एक तरह से एवरेज कैलकुलेशन हो गया. अब ये तो नहीं मैं कहूँगा कि ये एवरेज प्रॉपर है या एक्यूरेट है, लेकिन एज कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हो ना ये वैल्यू ये ना ये वैल्यू ये, इनके बीच की कोई वैल्यू हमारा आंसर बन जाएगी. तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है वो जो करैक्टर्स आप सिंगल स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हो उनको एवरेज करके एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है. ओके, आगे कुछ मिसकंसेप्शन है, मतलब कुछ गलत फहमियाँ हैं रेजोनेंस के बारे में जिसको दूर करना ज़रूरी है. हमारी बुक में एक बॉक्स बना के वो बात की गई है, तो वो बात करते हैं. पहली बात है कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस. कहते हैं कि जो मैं ये स्ट्रक्चर R1 और R2 बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ थी हमारे पास, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. कहता है कि ये रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट रियल टाइम नो एग्जिस्टेंस. कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हम लोग पेपर पे कर रहे हैं,
लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक थ्योरी रिप्रेजेंट करने के लिए। रियलिटी में अगर मैं ओजोन की एग्जांपल जारी रखूं तो ओजोन ना ये ऐसे होता ना ऐसे होता। इन स्ट्रक्चर्स का रियल टाइम में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका रियल टाइम एग्जिस्टेंस क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, लेकिन एग्जैक्टली तो वो भी नहीं होता, वो सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेटली है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत है, गलत ये भी है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर इनके कंपैरेटिवली कम गलत है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट बात है, molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in another canonical form। क्या कह रहे हैं, अगर ओजोन के मैंने दो कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए वो इस फॉर्म में रहा, फिर उसके बाद वही मॉलिक्यूल ने R2 की फॉर्म ले ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो रियल टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ को लगता है कि ओजोन का मॉलिक्यूल है, कभी वो R1 की फॉर्म में आ जाता है, फिर R2 की फॉर्म में आ जाता है, फिर R1 की फॉर्म में, फिर R2 की फॉर्म में। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई और स्ट्रक्चर हो और मान लो मैं उसके 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ रेजोनेंस, R1, R2, R3। कुछ टाइम के लिए वो R1 है, फिर R2 हो गया, फिर R3 हो गया, फिर R1 हो गया, फिर R2 हो गया, फिर R3 हो गया। कहता ऐसा नहीं होता, ये एक गलत फहमी है। रियल टाइम में तो ना R1 एग्जिस्ट करता, ना R2 एग्जिस्ट करता, ना R3 करता। तो ये भूल जाइए कि कुछ देर के लिए ओजोन या कोई भी और मॉलिक्यूल है वो ऐसे होता होगा, फिर ऐसे होता होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे है, देयर इज़ नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स एज वी हैव बिटवीन टॉटोमिक फॉर्म्स। तो ये तो चलो मैं आपको डिस्कशन में बस यही कहूँगा कि दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक, जब ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करते तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा। एक टॉपिक आप ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे, दैट इज़ टोटोमेरिज्म, वहाँ पे कुछ है ऐसी चीज़, लेकिन अभी उसके बारे में बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिलहाल आप बस ये याद रखिए इस पॉइंट को कि इन फॉर्म्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम किस चीज़ का। आगे सुनिए, मॉलिक्यूल एज सच हैज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर विच इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी डिपिक्टेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो कहता है कि फिर ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं, जो इन फॉर्म्स को मतलब एवरेज करके स्ट्रक्चर बनता है, और उसे हम लोग मतलब हाइब्रिड को एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग बात करें ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो रियल टाइम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, बट दिस इज़ नॉट अ लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो कहते हैं कि हम लोग एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हालांकि इसकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है उसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रेजोनेंस का ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। दो आखिरी बातें यही कहूँगा। पहली बात, एक मॉलिक्यूल को दो या दो से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को वेल एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन रियल टाइम में उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कैनोनिकल फॉर्म्स के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। और जो
हर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 10 स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की पोलैरिटी। यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब आता है चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन लूज होने को होता है। नेगेटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो उसी से एक चार्ज डेवलप हो जाता है एटम के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसी को वी कॉल पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या चीज़ है बात करते हैं। जो भी आप कंपाउंड पढ़ते हो, आप पढ़ते हो आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, उसी तरीके से कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट हो या 100% आयनिक हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर कोवैलेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा लग रही है। कोवैलेंट का जो इन्फ्लुएंस है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू आयोनिक। कोवैलेंट में भी आयोनिक करैक्टर देखा जाता है, आयोनिक में भी कोवैलेंट करैक्टर देखा जाता है। बात करते हैं अब पहले कोवैलेंट। इसमें हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे? आयोनिक प्रेजेंस ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग या फिर प्रेजेंस ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर इन कोवैलेंट बॉन्डिंग तो कोवैलेंट है, लेकिन हम लोग आयनिक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस भी वहां पर फील करेंगे। सुनिए, पहले हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि कोई भी चार्ज नहीं बनेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कैसे, वो बात करते हैं। अगर मैं H2 की बात करूं, F2 की बात करूं, Cl2 की बात करूं, मतलब मैंने दो ऐसी आइटम उठा ली जो बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। तो अगर मैं हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता हूँ तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप देख सकते हो कि दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल सेंटर में एक तरह से लाई करेंगे। दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसीलिए बिल्कुल सेंटर में आएगा। किसी के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आना, ना किसी के ऊपर नेगेटिव आना। ऐसे ही फ्लोरीन की बात होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये फ्लोरीन की दूसरी एटम, ये भी इधर ऐसे ही है। फ्लोरीन फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन का नेचर सेम है, किसी के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, किसी के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इनको बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो बोलेंगे ही क्योंकि शेयरिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर। कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब ज़रा सुनिए थोड़ा सा जो बुक में लिखा हुआ है। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन, N2F2, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयरिंग शेयर हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, ऑक्सीजन में डबल पेयर होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल होगा। तो जो अट्रैक्शन होगी एटम्स के द्वारा वो बिल्कुल बराबर लगेगी।
क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल कहता है सेंटर में एक तरह से दोनों के लोकेट हो जाएगा। सेंटर मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से है वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, तो मतलब एक तरह से बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक तरह से, वी कैन से इस बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। यही बात हमने की, एटम्स सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो ना किसी की तरफ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी ना नेगेटिव डेवलपमेंट होगी, ख़त्म। नॉन पोलर की कहानी इन्होंने इधर ही कर दी ख़त्म। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, तो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि फिर उधर तो जाना थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर हो गए हम लोग, हम इधर ही रहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पोलर कोवालेंट बॉन्ड की, पोलर कोवालेंट बॉन्ड की मैं बात करूँगा। ओके, अब जैसे मैं बात करता हूँ कोवालेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की, अब दोनों अलग अलग एटम्स हो गई तो इसको बोलते हैं हेट्रो न्यूक्लियर, है ना, क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और अगर सेम एटम हो तो उसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर, सेम एटम्स को। तो अगर सेम एटम्स की बात हो रही है तो होमोन्यूक्लियर, अगर डिफरेंट एटम्स की बात हो रही है तो हेट्रोन्यूक्लियर। जैसे H और F दो अलग अलग एटम्स हैं, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, बन गई। लेकिन अब क्या फ़र्क होगा, फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमें थर्ड चैप्टर में पता चला। तो जो फ्लोरीन है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो मान लो ये ऐसे हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी लगाएगा पावर तो, क्योंकि उसके पास भी तो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 प्रोटॉन है, तो किसकी पुलिंग पावर ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की। तो इस वजह से ऐसा लगेगा, अब आयनिक की बात हो रही है, अब देखो आयनिक मतलब आयनिक प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन ऐसा लग रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, लग क्या रहा है, जा ही रहा है दूर, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव, और फ्लोरीन की एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के पास आ गया तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो ये किसकी प्रेजेंस देखने को मिल गई, आयोनिक की प्रेजेंस देखने को मिल गई। है कोवालेंट बॉन्ड है, लेकिन बोला कोवालेंट में प्योर कोवालेंट नहीं देखने को मिलेगा, आयोनिक करैक्टर भी देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ आयोनिक करैक्टर। मैं यही सोच रहा था कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, आयोनिक करैक्टर। तो फ्लोरीन नेगेटिव, ऐसा लग रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हालांकि ये हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो ऐसे कोवालेंट बॉन्ड को, है तो कोवालेंट है क्योंकि रियलिटी में तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, लग रहा है कोवालेंट बॉन्ड ही बोलेंगे, लेकिन क्योंकि अब चार्ज डेवलप हो गया, 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवालेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं पोलर कोवालेंट बॉन्ड। तो जब भी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होएगा तो क्या बनेगा, पोलर कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना वो बॉन्ड पोलर होता जाएगा, ये कहानी है। तो अब सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट हो गई। मॉलिक्यूल के पास क्या आएगा, एक टर्म आ जाएगी डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P स्टैंड्स फॉर डाइपोल मोमेंट। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, P का मतलब है डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला है चार्ज आइदर चार्ज, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वैल्यू तो सेम ही होगी। अगर इस पर 1 पॉजिटिव आया तो इस पर 1 नेगेटिव आया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस,
इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जितना डिस्टेंस है उसके साथ आप जब चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक टर्म मिलेगी जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो ऐसा यूनिट है डायपोल मोमेंट की, चार्ज की SI यूनिट आपको पता है कूलम होती है, 10th में आपने पढ़ी है, और डिस्टेंस की मीटर होती है। तो यानी कि डायपोल मोमेंट की SI यूनिट कूलम मीटर है, कूलम मीटर है। और एक यूनिट और भी इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है डी बाई, मैं लिखता हूँ स्पेलिंग DEBYE, डी बाई यूनिट्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, वैसे तो मास की यूनिट kg होती है, किलोग्राम, लेकिन स्मॉलर वैल्यू है तो इसीलिए AMU ले लेते हैं या सिंपली U। तो वही से ये वैल्यू बहुत छोटी है तो ऐसा यूनिट में तो बहुत बड़ा बन जाता है, इसीलिए हमने इसकी एक यूनिट बना दी है डी बाई यूनिट्स। तो इसका इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, जाहिर सी बात है। तो वो रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। डी बाई को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1D जो है वो इक्वल है 3.33564 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम मीटर। तो ये डी बाई की वैल्यू आ गई। तो 1D बाई में कितने कूलम मीटर होते हैं, 3.34। अगर मैं राउंडिंग ऑफ कर दूँ तो 3.34 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻30। देखो कितनी स्मॉल वैल्यू आई है, -30 कूलम मीटर। तो ये 1D बाई की बात हो गई। 1D बाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको इतना ही रेस कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। तो डायपोल मोमेंट यानी कि जो P है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, हमारी जो NCERT है ना उसमें ना डायपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो। तो क्योंकि मैं तो NCERT का चेल रहा हूँ तो मैं NCERT के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस को भी उन्होंने वो चीज़ सेम है, सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस कह लो या डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस कह लो, वो चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे सुनिए। तो अब डायरेक्शन है। अब केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, जैसे सपोज करो हमने HF बनाया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए उसकी डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो बना देंगे, जो हेड है वो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और ये एरो के दूसरी टेल वाली साइड एक यू कैन से क्या कहते हैं इसको, बार लग जाएगा, वर्टिकल बार। ये आप देख भी सकते हो ऐसे फिगर में, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब ये कैसे डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा होगी उस तरफ एरो बनेगा। हालांकि जब आप फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ते हो ना तो आपको डायरेक्शन पता है क्या मिलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री में इसको उल्टा लिया गया है। तो जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट माना गया है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ किधर गया, डायपोल मोमेंट। मैंने डायपोल मोमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बना के रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस एरो बोला गया है इसको, क्रॉस एरो क्यों, क्योंकि ये जो बार दिख रही है ना इसका मतलब क्रॉस है, तो क्रॉस एरो इसको बोलते हैं हम लोग। और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। ओके, अब
कुछ मॉलिक्यूल्स के हमें डायपोल मोमेंट की बात की गई है और ये भी बताया गया है कि ये ऐसे क्यों है और इसके पीछे की रीज़न क्या है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। तो हमने पढ़ा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की कोई भी बॉन्ड 100% ना तो कोवैलेंट है ना आयोनिक है। कोवैलेंट में आपको आयोनिक करैक्टर दिख जाता है, आयोनिक में कोवैलेंट करैक्टर दिख जाता है। फिर कोवैलेंट के अपने दो टाइप्स पढ़े, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर में देखा कि अगर सिमिलर एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ना पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा ना नेगेटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब मेरे पास अलग अलग एटम्स होंगी, हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स होंगी, तो उनका जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, और उस चीज़ को हम लोग डायपोल मोमेंट बोला। चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इन्होंने बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और डी बाय यूनिट है डायपोल मोमेंट की, जिसकी हमने कूलममीटर में वैल्यू देखी अराउंड 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलममीटर। चलिए अब इन्होंने सबसे पहले में वाटर का बनाया हुआ है, चलिए वाटर का बनाते हैं अपन। ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, चलो अपन अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं प्रॉपरली। बैंड स्ट्रक्चर होता है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 ये लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के, और ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग में जा रहा है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा है, तो यानी कि इसका डायरेक्शन होगा ऐसे एरो, और इसका एरो ऐसे होगा। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके बीच का एंगल मैटर करता है। वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट निकलता है, तो जब इनका रिजल्टेंट निकलेगा तो देखिए कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फिजिक्स के वेक्टर आपने किए हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये एरो अगर ऐसे जा रहा है तो मतलब हम लोग इसको यूं ड्रॉ करेंगे। अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है तो हम लोग इसको यूं करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा के इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे चला जाएगा, मतलब इसके साथ मैच हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट डायपोल मोमेंट है, मैं इसको अभी तो रफली बना रहे हैं अपन ऐसे, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आया है नेट, वो 1.85 डी आया। तो दिस इज द डायपोल मोमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला चला गया। ओके, उसके बाद आप इसको डी बाई में भी चेंज कर सकते हो। ये इन्होंने डी बाई में ही लिखा है, आप इसको कूलम मीटर में बदल सकते हो मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। तो 1.85 3.34 इंटू 10⁻⁻30, तो ये अराउंड 6.17 इंटू 10⁻⁻30 कूलममीटर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है BeF2 का, बेरिलियम फ्लोराइड। इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इनकी बॉन्डिंग हो गई, तो ये इस तरफ बनेगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और यहाँ से ये ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेम एटम ही तो है, ये भी BeF है और ये भी BeF है। तो मतलब यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से अगर मान लो ये 3 है तो ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट 0 हो गया। इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया डायपोल मोमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका अरेंजमेंट भी मैटर करता है। अगर अरेंजमेंट मैटर ना करता होता फिर ये ज़ीरो नहीं बनता, लेकिन ये ज़ीरो बन रहा है क्योंकि डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, और डायरेक्शन मतलब कि किस तरीके से एटम्स की अरेंजमेंट है। तो वाटर का देखो, वाटर के लिए भी तो सेम ही चीज़ है। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे सपोज करो, और ये 2 हाइड्रोजन एटम है,
लेकिन बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर लीनियर बना। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर चले गए, तो इसलिए इसका शेप बेंट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे शेप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। शेप की वजह से ही इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बना है और इसका डायपोल मोमेंट 0 आया है। आगे BF3 का बनाया हुआ है इन्होंने, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पे भी शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच में, लो शेयरिंग हो गई। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप देखो कि फ्लोरीन जो है वो अपना पुलिंग करेगा। लेकिन अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहले इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको इस डायरेक्शन में बताएगा रिजल्ट। वही पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर लगाएंगे हम लोग, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको इस तरफ मिलेगा और इस वाले का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। जब एंगल्स के साथ वैल्यूज कैलकुलेट करके देखा तो ये पता चला कि जितनी क्वांटिटी ये है उतनी ही क्वांटिटी ये आती है, क्योंकि एंगल की वजह से ये वाला जो रिजल्ट है वो मतलब इसकी रिजल्ट के इक्वल आ गया एंगल की वजह से। तो फिर इक्वल एंड ऑपोजिट होने से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 आ गया। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही ऐसा है। अरेंजमेंट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर दिया, ये चीज़ है। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर में अपने मिल जाता है वो है, तो वो करते हैं अपन। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि किस तरीके से एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और यही कहानी अब आपको एक और स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करने पे दिखाई देगी। अमोनिया यानी कि NH3 सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लीनियर लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या कर लेगी, ये पुल कर लेगी लाइक दिस। और लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होगा, तो फिर इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो टोटल डायपोल मोमेंट है आप देख सकते हो कि ये सभी ऐड हो जाएंगे। जो भी एंगल वैल्यू बनेगी, मतलब अपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर चले तो सारे वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, और जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो मिल रहा है 4.90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कूलम। लो ये तो हो गया अमोनिया के केस में NH3, सभी में डायरेक्शन सेम है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की NF3। N सेम एक तरह से अरेंजमेंट बनता है, लेकिन फर्क है यहाँ पे किस चीज़ का। पहले तो कंपैरिजन था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, अब है नाइट्रोजन और फ्लोरीन का, और फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब ऐसे जाएगी कहानी अब डायरेक्शन में, और लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर ही जाएगी, नेगेटिव से ऊपर ही जाएगा, वो तो नेगेटिव की तरफ है, लोन पेयर का तो डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि इन तीन की डायरेक्शन इस तरफ है और लोन पेयर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऊपर मत कहो, तो ड्रॉ करके बोर्ड की वजह से दिख रहा है, ऑपोजिट है। तो इस वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट है, अच्छा अब इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मतलब सपोज कर लो जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी नीचे आ जाएगी आपके पास वैल्यू, और इन तीनों की वैल्यू ये और ये वैल्यू, तो इनका रिजल्टेंट आपको देगा वैल्यू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कूलम। तो अपन ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट, लेकिन सिर्फ एटम्स के डिफरेंस की वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है अमोनिया का। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम रही,
लेकिन यहाँ पर 3 की डायरेक्शन सेम थी और 1 की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, जिस वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई कुछ पार्ट। अब जो उन्होंने लिखा हुआ है वो समझते हैं। NH3 एंड NF3, ये दोनों की बात हो रही है। बोथ हैव पिरामिडल शेप विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। दोनों की शेप पिरामिडल है और दोनों के ऊपर ही लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो अमोनिया का है NH3 का है वो NF3 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब मैं अमोनिया की बात करता हूँ, NH3 की बात करता हूँ, जो ऑर्बिटल डाइपोल है लोन पेयर की वजह से उसका डायरेक्शन, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो इन तीनों डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम टू सेम है। मतलब जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इसकी वजह से बन रहा है वो इन तीनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के सेम टू सेम है इन NF3। लेकिन अगर मैं NF3 की बात करूं, ऑर्बिटल डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NF3 बॉन्ड। लेकिन इन तीनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो मुझे मिलेगा नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, सपोज कर लो, और जो ये लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट है वो मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से थोड़ा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इससे बहुत ज़्यादा बनेगा, लेकिन ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी इफेक्ट को कम कर देगा, जिसकी वजह से NF3 का क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो ये कहानी है आपके पास। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा क्यों है, जबकि जो फ्लोरीन है वो N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंपल अगर किसी को बताना हो या मैं आपको बताऊं कि सिंपल क्या है, यहाँ पर सभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू प्लस हो रही है। यहाँ पर 3 अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन तीनों का जो रिजल्टेंट है और जो चौथा उनसे अलग हो गया वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट अमोनिया से कम हो जाएगा और वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। जो वर्डिंग है लिखने की वो बुक के अकॉर्डिंगली, ऑर्बिटल लोन पेयर की वजह से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है, तो वो सारी चीज़ आप लोग लिख दोगे। तो हमारे पास ये बात ख़त्म होती हुई, कौन सा टॉपिक ख़त्म हुआ हमारे पास, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास ख़त्म हुआ टॉपिक कि हमने देखा आयोनिक करैक्टर की प्रेजेंस इन कोवैलेंट। जब देखा कि डिफरेंट एटम्स हैं तो एक एटम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगी। हमारा इसमें एक सब टॉपिक पार्ट रहता है जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि कैसे आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर प्रेजेंट होता है और कौन सी चीज़ें उनको इफेक्ट करती हैं, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इस सेशन को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, बुक से थोरोली रीड कीजिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।